फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, एक निवेदन है आप लोगों से। निवेदन ये है कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं टीजीटी के लिए तो आप हमारा शाम का जो वीडियो यानी रात में जो 9 बजे आता है वीडियो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस समय रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में फटाफट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाता तब तक पूरा का पूरा रिवीजन हम लोग एक बार फिर करना है, और जैसे ही डेट आता है तो कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो हमसे जुड़िए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो, ठीक है। सुबह जो है पीजीटी के लिए मैं रखा हूँ सुबह 9 बजे, तो उस पर अभी वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन जल्दी ही उसको भी शुरू करेंगे। तो टीजीटी के अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, आज टीजीटी इंग्लिश रिवीजन सीरीज़ 12 ऑनलाइनर लेकर आया हूँ आपके समक्ष। वीडियो फुली इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुछ क्वेश्चंस आज मैंने 2018 में एलटी ग्रेड एग्जाम्स हुआ था, उसका कुछ क्वेश्चंस मैंने आज शामिल किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन कैमरा। इन कैमरा का मतलब होता है एट अ सीक्रेट, यानी चुपचाप रहस्यमय तरीके से, या प्राइवेट प्लेस यानी एक प्राइवेट जो स्थान होता है उसकी बात कर रहा है इन कैमरा का मतलब, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून, तो वेरी रेयरली होता है, और वेरी रेयरली का मतलब होता है कभी कभार। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। अब देखिए क्या कह रहा है, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, चुनौती स्वीकार करना। डन, फटाफट चल रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इडियम। इफ़ यू डिस्टर्ब मी, यदि तुम मुझे डिस्टर्ब करोगे, आई सेल, ठीक है, लूज द थ्रीड ऑफ माई स्टोरी, तो मैं जो कथा सूत्र है ना वो मैं भूल जाऊंगा। अब देखिए ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, रूल नंबर 1 है उसका, इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई सेल लूज द थ्रीड ऑफ माई स्टोरी। तो यहाँ पर लूज द थ्रीड का मतलब होता है कथा सूत्र का भूल जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गुड मॉर्निंग विजय सेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो 2 सेंटेंस इसमें शामिल है। एक तो विश कर रहा है तो हो जाएगा रमेश विश्ड गुड मॉर्निंग, क्लियर है। रमेश विश्ड, या ऐसे हो सकता है रमेश विश्ड विजय, रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड, अब यहाँ पर इफ या विदर का प्रयोग कर देंगे, इफ़ ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, इनडायरेक्ट स्पीच है तो हो जाएगा, देखिए व्हाट अ कोल्ड डे है, एक्सक्लेमेशन है तो हो जाएगा ही एक्सक्लेमेड हर दैट द डे वॉज वेरी कोल्ड, ठीक है, द डे वॉज वेरी कोल्ड। ए बी सी डी ई एफ जी इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट। क्यों, तो कह रहा है कि 3 क्वार्टरेंस होते हैं, ठीक है, और एक कपुलेट होता है, वो शेक्सपियरियन सोनेट होता है। हु इंट्रोड्यूस्ड ओटावा राइमा। ओटावा राइमा है अपने सर थॉमस याट जो है उसको इंट्रोड्यूस किए हैं ओटावा राइमा को, क्लियर है। द पिंडोरिक ओड कॉन्सिस्ट ऑफ, तो स्ट्रोफ होता है, एंटी स्ट्रोफ होता है, एंटीपोड होता है, किसमें, पिंडारिक ओड में। और पिंडारिक ओड को हम क्लासिकल ओड भी कह सकते हैं। व्हाट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स कह रहा है कि इट हैज़ अ मीटर बट नो राइम, कह रहा है इसके पास मीटर होता है लेकिन राइम्स नहीं होते हैं, वो होता है ब्लैंक वर्स। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो कौन है, तो आपको बता दें ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ड्रामेटिक मोनोलॉग के जो ग्रेटेस्ट पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। लिटोटेस की बात करते हैं। लिटोटेस मीन्स होता है अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, और आपको बता दें दोनों फिगर ऑफ स्पीच हैं, और मिक्सअप क्वेश्चंस मैंने रखा है, इसमें ध्यान रखिएगा। कभी भी ग्रामर, कभी भी लिटरेचर, कभी भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कभी भी बैकअप्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, और इसमें लिटोटेस मीन्स हो रहा है अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लेड बाय द मार्टिन लूथर, तो कह रहा है कि एक मूवमेंट था जिसका नाम था द रिफॉर्मेशन मूवमेंट, वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, तो वो था मार्टिन लूथर के द्वारा, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट आल्सो इन हिज एमोरस वर्सेस। जॉन ड्राइडन साहब कहते हैं कि डन जो है, यानी जॉन डन का मतलब समझ रहे हैं ना, जॉन डन
की बात हम कर रहे हैं। जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, उन्होंने बहुत ही मेटाफिजिक्स को प्रभावित किया है। किसमें? नॉट ओनली इन हिज सटायर्स, अपने सटायर्स में नहीं बल्कि अपने एमोरस वर्सेस। एमोरस वर्सेस का मतलब होता है, जो एमोरस का मतलब होता है रसिक या आशिक मिजाज जो वर्सेस है, उसमें उन्होंने मेटाफिजिक्स को बड़ा ही प्रभावित किया है, ऐसा जॉन ड्राइडन साहब बोलते हैं जॉन डन के बारे में। नंबर 15 की बात करते हैं। बेन जॉनसन रोट क्लासिकल कॉमेडीज। तो बेन जॉनसन की अगर बात करते हैं तो कैसा क्लासिकल कॉमेडीज उन्होंने लिखा है। जॉन बनियान्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, एलगरी है। कह रहे हैं कि द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है एक जॉन बनियान्स का एक एलगरी है। और आपको बता दें ये आया था 1678 में, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाई जॉन बनियान, डन पब्लिश हुआ है 1678 में। इमिनेंट विक्टोरियंस एक ये वर्क है, देखिएगा इमिनेंट विक्टोरियंस, इमिनेंट विक्टोरियंस एक वर्क है, लिटन स्टार्की के द्वारा लिखा गया है और कह रहा है कि एक बायोग्राफी है। और आपको बता दें इमिनेंट विक्टोरियंस जो है वह पब्लिश होता है 1918 में, 1918 में पब्लिश होता है बाय लिटन स्टार्की। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। तो आपको बता दें डीलन थॉमस हैं। तो डीलन थॉमस वैसे ही आपको बता दें डीलन थॉमस जो पैदा होते हैं 1914 में और 1953 में इनका डेथ हो जाता है डीलन थॉमस का, यानी 1914 में जन्म होता है और 1953 में इनका डेथ हो जाता है। और जबकि पीआरबी की अगर बात करते हैं तो फाउंडेड किया गया था 1848 में। तो ऐसे ही डीलन थॉमस साहब इसे एसोसिएट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स आपको बताते हैं अगर पीआरबी की अगर बात करते हैं तो इसका जो फाउंडेड किया गया था 1848 में, और विलियम होलमन हंट हैं, जॉन ई मिलियास हैं और डीजी रजोटी हैं, ये कुछ मेंबर्स हैं पीआरबी के। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशनिज्म इज़ अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन जर्मनी। तो आपको बता दें एक मूवमेंट है, ठीक है, अब ये मूवमेंट नहीं है, MOVEMENT है, ठीक है ना, ए मोमेंट मतलब MOVEMENT एक आंदोलन टाइप का है जिसे हम एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं। और ये आया था 20th सेंचुरी में। और कहाँ ये ओरिजिनेट किया गया था? तो जर्मनी में, बस इसको ध्यान में रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोमेंट पोएट। देखिए यहाँ भी मोमेंट पोएट आया, मूवमेंट पोएट होगा, ठीक है। मूवमेंट पोएट फिलिप लार्किन है, यानी किसे कहा जाता है? फिलिप लार्किन को मोमेंट पोएट कहा जाता है। फिलिप लार्किन की बात करते हैं तो 1922 में पैदा होते हैं, जबकि 1985 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं फिलिप लार्किन के बारे में, जिसे हम मूवमेंट पोएट बोलते हैं, MOVEMENT, मूवमेंट पोएट, नो मोमेंट पोएट। स्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा, सॉरी फॉर दिस। आगे कह रहे हैं कि हु सेड अ thought to the done was an experience, it modified his sensibility। तो T.S. एलियट साहब ने बोला है ऐसा कि ये thought to the done, यानी डन साहब के विचार जो है एक अनुभव था, और यह अनुभव जो है सेंसिबिलिटी था उनका, यानी उनकी सेंसिबिलिटी है। T.S. एलियट साहब ने बोला है। चलिए जॉन डन के बारे में हम बात कर लेते हैं भाई साहब। तो 1572 में पैदा होते हैं जॉन डन और 1631 में उनका डेथ हो जाता है और 1572 में पैदा होते हैं। T.S. एलियट की बात करते हैं तो 1888 में पैदा होते हैं और 1965 में इनका डेथ हो जाता है, 1888 से 1965 के बीच में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। द टर्म कॉन्सीट हैज रिलेवेंस इन। तो किससे रिलेवेंस करता है? कॉन्सीट। तो आपको बता दें कॉन्सीट जो है मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेवेंस करता है। द कॉफ़ी हाउस कल्चर की बात करते हैं। फ्लोरिस्ड इन द 18th सेंचुरी। तो अर्ली 18th सेंचुरी में कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड हुआ था। डन, आगे बढ़िए। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मिल्टॉनिक इन्वर्जन। तो कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट की अगर बात करते हैं तो कब? 1667 में पब्लिश होता है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। कह रहा है कि अच्छा एग्जाम्पल है किसका? मिल्टॉनिक इन्वर्जन का। व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप? पोप की अगर बात करते हैं तो पोप के एज में लीडिंग प्रिंसिपल जो सिद्धांत था वो क्या था? तो गुड सेंस था, रोमांटिक थॉट्स था और लूज मॉरल्स था। ये कुछ प्रिंसिपल हैं जो एज ऑफ पोप में दिखाई दिए थे। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज एज ऑफ पोप की बात करना। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर
चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ बेलिंदा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक? तो देखिए, बेलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ड वाज गे, ये आप फिर आप स्पीच सुने होंगे, हाइपरबोल है। और इसमें बेलिंदा का पूछ रहा है कि इसका जो रियल नेम क्या है रेप ऑफ द लॉक में, तो इसका नाम है अराबेला फेरमोर। अराबेला फिरमोर उसका बेलिंदा का ओरिजिनल नाम है। और पोप की अगर बात करते हैं, यानी अलेक्जेंडर पोप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म होता है 1688 में होता है, जबकि डेथ 1744। और रेप ऑफ द लॉक की बात करते हैं तो ये पब्लिश होता है 1712 में, ठीक है, रेप ऑफ द लॉक 1712 में। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि आई हैव अ मैंस माइंड बट वोमेंस माइट। कह रहा है कि मैंने पुरुष का क्या माइंड पाया है, जबकि जो शक्ति है वो महिलाओं की है। ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया ऐसा बोलती है। और ये लाइन जो है हमें लग रहा है जूलियस सीजर से लिया गया है। और जूलियस सीजर की अगर बात करते हैं 1599 में क्या होता है, क्वार्टर एडिशन में पब्लिश होता है, परफॉर्म भी होता है, ठीक है। ब्रूटस की पत्नी है पोर्सिया, वो बोलती है कि आई हैव अ मैंस माइंड बट अ वुमेन्स माइट। आगे बढ़े। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी should be without regard, what is done is done, who said? तो ये है, आपको बता दें, लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। एक्ट 3 सीन 2 में, एक्ट 3 सीन 2 में लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया है कि बिना उपचार की चीज़ें बिना परवाह की होनी चाहिए। बिना परवाह की होनी, यानी बिना उपचार की चीज़ें बिना कैसी होनी चाहिए, बिना परवाह की होनी चाहिए। जो हो गया सो हो गया, लेडी मैकबेथ बोलती हैं एक्ट 3 सीन 2 में। मैकबेथ इज़ राइप फॉर सेकिंग, ये लाइन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ इज़ राइप फॉर सेकिंग मतलब ये है कि हिलने के लिए मैकबेथ तैयार है या पक चुका है, इस तरह से कह सकते हैं। मेलकॉम की लाइन है। और अगर हम बात करते हैं, मेलकॉम जो है इल्डेस्ट सन है किंग डंकन का, ठीक है, किंग डंकन का सबसे बड़ा बेटा है मेलकॉम। नेक्स्ट बात करते हैं, द नाइट इज़ लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। कह रहा है कि दिन जो रात है वो बहुत लंबी है, वो कभी भी दिन को नहीं पाती है, ऐसा बोला गया है मेलकॉम के द्वारा। यह भी आपको बता दें, ये लाइन भी मैकबेथ से लिया गया है और मेलकॉम जो किंग डंकन का बड़ा बेटा होता है उसकी लाइन है। क्लियर है ना? चलिए। लव स्लेवर लॉस्ट वाज रिटेन इन इमिटेशन ऑफ लिलीज स्टाइल। लिली का एक वर्क है, उसके स्टाइल पर लिखा गया है लव स्लेवर लॉस्ट। पब्लिश होता है 1590 के मिड में, 15 के मिड में बाई लिखा गया है। और किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विच इज़ सेट टू अ लिरिकल ट्रेजेडी। तो लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर का, वो है रिचार्ड सेकेंड, ठीक है। रिचार्ड सेकेंड की अगर बात करते हैं तो 1595 के आसपास में लिखा गया और क्वार्टर एडिशन में पब्लिश भी होता है। द स्पीच की बात करते हैं भाई साहब, द स्पीच की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि लेट रोम इन टाइबर मेल्ट, यानी रोम को टाइबर में पिघलने दो। इज ऑफ एंटोनी, एंटोनी के द्वारा बोला गया है, फ्रॉम एंटोनी एंड क्लियोपात्रा। कहाँ से? एंटोनी और क्लियोपात्रा से। इट अपीयर्स इन एक्ट 1 सीन 2 में, यानी कह रहा है कि एक्ट 1 सीन 2 में यह लाइन लिखा गया है कि लेट रोम इन टाइबर मेल्ट। एंटोनी के द्वारा बोला गया है फ्रेंड्स, और एंटोनी और क्लियोपात्रा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ। तो कह रहा है कि जितना भी रोमन प्लेज है विलियम शेक्सपियर का, वो किस पर बेस्ड है? प्लूटार्क लाइव्स पर बेस्ड है। इसको ध्यान रखिएगा। किसका? तो नॉर्थ साहब का। ठीक, एक चीज़। और रोमन प्लेज कितने हैं तो आपको बता दें 4 हैं। चारों का मैं नाम बताना चाहूँगा। एक तो कोरियोलानस है, दूसरा एंटोनी एंड क्लियोपात्रा है, थर्ड है टाइटस एंड एंडोनिकस है, और चौथा और आखिरी आपको बताता है जूलियस सीजर है। ठीक है, ये 4 रोमन प्लेज हैं और चारों जो प्लेज हैं वो बेस्ड हैं किस पर? प्लूटार्क्स लाइव्स पर। मैकबेथ अटर्ड हिज सॉलिलॉकी, एक सॉलिलॉकी है। मैकबेथ बार बार मतलब इसमें बोला गया है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। तो कब बोलता है मैकबेथ? टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ, यानी डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ के डेथ को मतलब सुनने के बाद कौन? मैकबेथ बोलता है। और ये आपको बता दें जब लेडी मैकबेथ का डेथ होता है तब ये बोला गया है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। ठीक है, और आपको बता दें एक्ट 5 सीन 5 से यह लाइन लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। इलिप्सिस का मतलब होता है ओमिशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को गायब करना इलिप्सिस कहलाता है। हिम्न क्या होता है? अ पोयम ऑफ प्रेज, प्रशंसा में गाए गए गीत को, पोयम को हिम बोलते हैं।
होमोनिम क्या होता है? सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। साउंड में सेम होता है लेकिन मीनिंग में अलग होता है, उसे होमोनिम बोलते हैं। और टर्नकोट क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपको बताया था मैन हु चेंज हिज ओपिनियंस, एक व्यक्ति जो अपनी राय को बदलता रहता है वो टर्नकोट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में दल बदलू बोल सकते हैं। ई एम फोस्टर की अगर बात करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? द ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं ई एम फोस्टर। बिकोलिक का क्या मतलब है? तो बिकोलिक का मतलब यह है कि द पोएट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री, जो पेस्टोरल पोएट्री लिखते हैं उन्हें बिकोलिक बोला जाता है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी, आपको बताया था ये फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी, अपने सेंचुरी का वह क्या है? न्यूटन है। सिनेक्डोक के फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, सिनेक्डोक है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, एक फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन है और लास्ट में देखिएगा एक्सप्लेनेशन का मार्क भी लगा है। ओ माई लव इज़ लाइक रेड रेड रोज, आपको बता दें बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, शायद रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखा गया है। फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो सिमली होगा, क्योंकि सिमली में लाइक का यूज होता है और इसमें ऑलरेडी माई लव इज़ लाइक रेड रेड रोज लाइक का यूज किया गया है। नंबर 45 की बात करते हैं भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेट्स गो टू बेड नाउ, तो बेड नाउ का मतलब सोने की बात आ रहा है और यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो मेटोनिमी हो जाएगा, ठीक है, मेटोनिमी। द गुटेनबर्ग, आप तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर लेते हैं। द गुटेनबर्ग बाइबिल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो 1456 की बात कर रहा है, 1456 में गुटेनबर्ग बाइबिल पब्लिश होता है। द किंग जेम्स बाइबिल, द किंग जेम्स बाइबिल जो है पब्लिश होता है 1611 में। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, द गुटेनबर्ग बाइबिल 1456, द किंग जेम्स बाइबिल 1611। टू डैफोडिल्स की अगर बात करते हैं, रॉबर्ट हेरिक के द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। डैफोडिल्स 1807 में पब्लिश होता है, किससे? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और एक पोएम है टू डैफोडिल्स, जो पोएम है रॉबर्ट हेरिक के द्वारा, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और टू डैफोडिल्स की बात अगर हम करें, हाँ, टू डैफोडिल्स की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिश होता है 1648 में, 1648 में, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हेरिक की बात करते हैं तो 1591 में पैदा होते हैं और 1674 में उनका डेथ होता है। 1591 से लेकर 1674। हम बात करना किसका? रॉबर्ट हेरिक का, टू डैफोडिल्स जिन्होंने लिखा है। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया रेंज की बात करते हैं तो 1837 में से लेकर के 1901 तक, 1837 से लेकर के 1901 तक। द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन, तो 1642 में प्यूरिटन्स ने सारे थिएटर्स को बंद करवा दिया था और फाइनली 1660 या 62 में खुलता है। कौन? 18 साल बाद 1660 में ओपन्स होते हैं सारे थिएटर्स। विच वॉज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, तो देखिए फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस की अगर बात करते हैं इंग्लिश में तो एडमंड स्पेंसर का एमोरेटी है। एमोरेटी जो 1595 में आया है, इसे हम फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस कह सकते हैं। ड्राइडेन साहब की अगर बात करते हैं, ड्राइडेन साहब का बात करते हैं तो ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव जो है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और ये 1677 में पब्लिश होता है। और किस पर बेस्ड है? एंटोनियो क्लियोपात्रा पे, जो 1607 में आया था, एंटोनियो क्लियोपात्रा पर बेस्ड है ऑल फॉर लव बाय ड्राइडेन साहब। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश, तो जॉन वाइक्लिफ है। जॉन वाइक्लिफ को माना जाता है कि जो बाइबल के फर्स्ट ट्रांसलेटर माने जाते हैं। विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1475, 1476 की 75 है, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया जाता है विलियम कैक्सटन के द्वारा। लेकिन आपको बता दें कहाँ होता है? वेस्टमिनिस्टर में होता है, वेस्टमिनिस्टर, ठीक है, प्लेस ध्यान रखिएगा, 1476 में। Period between 1700 to 1745 in English literature is called the Augustan Age। 1700 से लेकर के 1745 के बीच में अगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। द प्लूरल ऑफ एलुमिनस, एलुमिनस का होता है एलुमिनी, एलुमिनी होता है, ध्यान रखिएगा। हु कॉल्स द इमॉर्टलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, द इमॉर्टलिटी ओड की बात करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया इमॉर्टलिटी ओड, उसको उन्होंने बोला है द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री, उन्होंने बोला है इमर्सन साहब ने, ठीक है, इमर्सन साहब अमेरिकन पोएट हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक पोएम लिखा था ब्रह्मा, बड़ा इंपॉर्टेंट पोएम। वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन, तो कह रहा वैकेंट एंड पेंसिव मूड, कह रहा है खाली और बेचैनी मूड में, यानी पेंसिव माने निराश मुद्रा में उन्होंने डैफोडिल्स को रिकलेक्ट्स करते हैं, ठीक है, याद करते हैं।
हु हैज रिटन पीटर वेल, तो पीटर वेल लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पीटर वेल, ठीक है, पीटर वेल। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स की अगर बात करते हैं, यह भी एक पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये मिल्टन आपको इस समय रहना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, किसको, मिल्टन साहब को। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड, तो रिसाइडेड की अगर बात करते हैं तो लास्ट समय में रिडाल माउंट रहते थे विलियम वर्ड्सवर्थ, रिडाल माउंट। मिल्टन लैमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो कह रहा है कि किस पर उन्होंने ब्लाइंडनेस पर लैमेंट्स किया है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है। हु इज़ नन एज द मिलंकली मैन, मिलंकली मैन की अगर बात करते हैं एज यू लाइक इट में, तो वो जैकस है। और एज यू लाइक इट की अगर बात करते हैं तो 1599 में लिखा गया था बाय विलियम शेक्सपियर। मिलंकली मैन, जैकस। फोर्टिनब्रास एक कैरेक्टर है हैमलेट का, फोर्टिनब्रास कौन है, एक कैरेक्टर है हैमलेट का, ध्यान रखिएगा। लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, ये आपको बता दें मैकबेथ से ये लाइन लिया गया है, ठीक है, मैकबेथ से, और ये लाइन जो लिया गया है, बोला गया है, जो है मैकबेथ के द्वारा बोला गया है, और एक्ट 5th सीन 5th की बात कर रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड फॉर्म 3 पार्ट्स स्ट्रक्चर इन क्लासिकल ओड, पिंडारी ओड के 3 भाग होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा क्लासिकल ओड का। मैंने शुरुआत में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड, 3 चीज़ें हैं। सीजर एंड क्लियोपात्रा की बात करते हैं, आपको बता दें एक प्ले है, और यह प्ले जो है जीबी शाह के द्वारा लिखा गया है, सीजर एंड क्लियोपात्रा। एंटोनियो और क्लियोपात्रा विलियम शेक्सपियर के द्वारा है, सीजर और क्लियोपात्रा जीबी शाह के द्वारा लिखा गया एक प्ले है जो आया है 1899 में। अगर जीबी शाह की बात करते हैं तो 1856 में पैदा होते हैं, जबकि 1950 में इनका डेथ हो जाता है। आर्म्स एंड द मैन, ए मैन एंड सुपरमैन, उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द एथर ऑफ सीज द डे, तो सॉल बेलो जो है सीज द डे के राइटर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। लव एंड फ्रेंडशिप की अगर बात करते हैं, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है, शायद नॉवेल है, ठीक है। और लव एंड फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो 1790 में पब्लिश होता है, और जबकि जेन ऑस्टिन की अगर बात करते हैं तो 1775 में पैदा होती हैं, और जबकि इनका डेथ 1817 में है। शायद इन्हें किचन नॉवेलिस्ट भी बोला जाता है। ट्रॉयलस एंड क्रिसीड की बात करते हैं, चौसर के द्वारा लिखा गया वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द साइलेंट ओमेन, जिसे हम एपिसेन भी बोलते हैं, 1609 में पब्लिश होता है, 1609 में पब्लिश होता है बेन जॉनसन के द्वारा। अगर बेन जॉनसन की बात करते हैं तो 1572 में पैदा होते हैं, जबकि 1637 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं किसका, बेन जॉनसन का। उनका एक प्ले है द साइलेंट ओमेन। ओरलैंडो इज ए कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, तो एज यू लाइक इट 1599 में लिखा गया था, एज यू लाइक, उसमें एक कैरेक्टर ओरलैंडो। कैलिबन की अगर बात करते हैं भाई साहब, तो कैलिबन की बात बताते हैं आपको, तो कैलिबन जो एक कैरेक्टर है द टेम्पेस्ट का, ठीक है। टेम्पेस्ट आया था 1611 में बाय विलियम शेक्सपियर। व्हाट डू यू मीन बाय द मिंस्ट्रेल, मिंस्ट्रेल की अगर बात करते हैं तो मीडिवल यूरोपियन पोएट होता है, उसे हम मिंस्ट्रेल बोलते हैं। व्हाट इज अ क्विंजन, क्विंजन होता है 50 लाइन स्टेंजा को क्विंजन बोलते हैं, 15 लाइन, ठीक, स्टेंजा को क्विंजन बोलते हैं। 78 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो रेस्टोरेशन पीरियड है, ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड, सबसे छोटा जो पीरियड है वो रेस्टोरेशन पीरियड है। इंग्लिश पोएट एडिक्टेड टू ओपियम, तो एक इंग्लिश पोएट थे जो अफीम के एडिक्टेड हो गए थे, वो हैं एस.टी. कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, बड़े अच्छे मित्र रहे हैं साहब के, वर्ड्सवर्थ साहब के। व्हाट इज़ कैटास्ट्रोफ, तो कैटास्ट्रोफ की अगर बात करते हैं द ट्रेगिक एंड ऑफ ड्रामेटिक इवेंट्स, तो जो ड्रामा होता है ट्रेजिडी होता है, ट्रेजिडी का जो अंत होता है वो कैटास्ट्रोफ से होता है, जबकि कॉमेडी होता है वो डिनाउमेंट होता है। क्या होता है, डिनाउमेंट होता है कॉमेडी का, और ट्रेजिडी का कैटास्ट्रोफ होता है। कल के वीडियो में इसका जिक्र हुआ था। इन शेक्सपियर ट्रेजिडी द हीरो इज़ अ हाई रैंकिंग मैन, यानी शेक्सपियर के ट्रेजिडी में जो हीरो होता है वो हाई रैंकिंग मैन होता है। हु रोट द प्रीफेस फॉर टैगोर्स गीतांजलि, चलिए बात कर लेते हैं। तो गीतांजलि का जो प्रीफेस है, प्रस्तावना है, वो W.B. येट्स ने लिखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गीतांजलि को, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, ठीक है। 1910 में ये फाइनली पब्लिश होता है, 1913 में इसे नोबेल प्राइज़ मिलता है। टैगोर की अगर बात करते हैं तो 7 मई 1861 में पैदा होते हैं, और 7 अगस्त 1941 में उनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं
आर्यन टैगोर साहब का। जबकि डब्ल्यू.बी. ईट्स की अगर बात करते हैं तो 1865 में पैदा होते हैं और 1939 में उनका डेथ हो जाता है। ए थे डब्ल्यू.बी. ईट्स। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। तो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा के फादर कहे जाते हैं जी.बी. शाह। व्हाट इज पैराडॉक्स। तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस जो होता है, स्टेटमेंट होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके समक्ष, हुज रियल नेम वाज मैरी एन इवांस। किसका ओरिजिनल नाम है मैरी एन इवांस, वो है जॉर्ज इलियट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल वन लाइनर। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट ही हम लोग चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।